स्टीव जॉब्स ने कहा था, नवाचार एक लीडर और एक अनुयायी के बीच अंतर करता है। नमस्कार, और आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम पर बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारी और निजी क्षेत्र कैसे मिलकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आम जानकारी के लिए भी काफी प्रासंगिक है, जो भी भारत की तरक्की को समझना चाहते हैं। हमारा आज का मकसद है इस विश्लेषण से मुख्य बातें निकालना और ये समझना कि वो पुरानी सोच कि सिर्फ सरकार या सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही इनोवेशन ला सकती हैं, वो अब ठीक नहीं है। बिल्कुल, असल तरक्की तो साथ आने में ही है, साझेदारी में। हाँ, तो चलिए इसी साझेदारी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सरकारी कोशिशों से। हमने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और वो पीएलआई स्कीम्स के बारे में तो काफी सुना है। हाँ, ये काफी चर्चित योजनाएं रही हैं। और वो स्टार्टअप इंडिया हब, वो तो 1100 से भी ज्यादा इंक्यूबेटर्स को जोड़ता है। ये तो बड़ा नेटवर्क है। हाँ, काफी बड़ा है। और जो शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए भी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है। हाँ, 2023 में करीब 94 करोड़ रुपए रखे गए थे। बिल्कुल, और सरकार का जोर सिर्फ योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। अब रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सरकार सिर्फ पैसा नहीं लगा रही है, बल्कि एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जैसे अटल इनोवेशन मिशन AIM। इसका मकसद है कि अकादमिक संस्थान और इंडस्ट्री, इनके बीच की जो दूरी है वो कम हो। हाँ, ये लिंकेज जरूरी है। बिल्कुल। फिर स्टार्टअप्स को पूंजी मिले, इसके लिए फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स FFS, उसमें 10,000 करोड़ का कोष है। और हाल ही में जो 1 लाख करोड़ रुपए की R&D स्कीम आई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसका लक्ष्य है कि प्राइवेट सेक्टर को बड़े बुनियादी रिसर्च में निवेश के लिए खींचा जाए। अक्सर वो थोड़ा हिचकते हैं ना इस तरह के रिसर्च से। सही बात है, रिस्क ज्यादा होता है। हाँ, और साथ ही डीप टेक पर खास ध्यान है। वो टेक्नोलॉजी जो भविष्य बनाएगी, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए PLI स्कीम है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में निवेश हो रहा है। राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन भी तो है, 76,000 करोड़ का। हाँ, वो भी। और इंडिया AI मिशन। ये सब कोशिशें हैं कि भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही नहीं, बल्कि हार्डकोर टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बने। और एक अच्छी बात यह है कि ये सब सिर्फ बड़े शहरों मेट्रो तक ही सीमित नहीं है ना? हमने देखा है कि Tier 2, Tier 3 शहरों से भी काफी इनोवेशन आ रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भी तो यही कहता है कि DPIT से मान्यता प्राप्त 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स अब छोटे शहरों से हैं। बिल्कुल सही। शायद इसमें वो अटल टिंकरिंग लैब्स और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी पहलों का भी हाथ है। हो सकता है। हाँ, छोटे शहरों का योगदान वाकई बढ़ रहा है और यहीं पर निजी क्षेत्र की भूमिका और भी अहम हो जाती है। वेंचर कैपिटल यानी VC और एंजल निवेशक, ये तो इकोसिस्टम की जान है। हाँ, फंडिंग तो चाहिए ही। 2023 में भारत में करीब 480 नए डीप टेक स्टार्टअप्स आए। ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा पूल है। अरे वाह। और इसमें लेट्स वेंचर जैसे प्लेटफॉर्म्स मदद कर रहे हैं। फिर क्लीन टेक को देखिए, साफ सुथरी तकनीक। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। हाँ, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, ये नाम अब आम हो गए हैं। और 60 से ज्यादा क्लीन टेक स्टार्टअप्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को पाने में मदद कर रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। और यूनिकॉर्न्स की बात करें तो हाँ, 2022 में 100 यूनिकॉर्न का आंकड़ा पार किया था हमने। बिल्कुल, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गए हम। फूड टेक में देखिए, स्विगी, जोमैटो, फिनटेक में रेजरपे, ये सब दिखाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी जिंदगी बदल रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी तो काफी काम हो रहा है। हाँ, हेल्थ केयर में प्रैक्टो, 1mg जैसे स्टार्टअप्स पहुंच बढ़ा रहे हैं और एजटेक बाजार के बारे में अनुमान है कि 2025 तक $10 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, काफी तरक्की दिख रही है। लेकिन क्या जमीनी हकीकत में कोई चुनौती नहीं है? आपने निजी निवेश की बात की, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि हाल में VC फंडिंग गिरी है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। चुनौतियां कम नहीं हैं असल में। सबसे पहले तो वो नियम कानूनों का जाल, जो रेगुलेटरी बाधाएं हैं, और लाल फीताशाही, ये अब भी एक बड़ी दिक्कत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 में हमारी रैंक 63वीं थी,
मतलब मंजूरियों में अब भी वक्त लगता है। अच्छा, ये तो सुधारना होगा। बिल्कुल। दूसरा, R&D पर हमारा खर्च GDP का सिर्फ 0.7%, जबकि अमेरिका 3.5% और चीन 2.4% खर्च करते हैं। ये तो काफी कम। और चिंता की बात यह है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा सिर्फ 35% है, जबकि विकसित देशों में यह 70-75% तक होता है। ओह, वो जो R&D स्कीम का 1 लाख करोड़ है, उसका भी बड़ा हिस्सा शायद इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही जाएगा, सीधे रिसर्च पर शायद उतना नहीं। फिर एक और बड़ी समस्या है प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन, और जो टैलेंट है भी उसमें स्किल की कमी। सिर्फ 8-9% ग्रेजुएट्स को उनकी पढ़ाई से मिलती जुलती नौकरी मिलती है, और आधे से ज्यादा युवा शायद नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं है। ये तो गंभीर बात है। हाँ, और बौद्धिक संपदा मतलब पेटेंट्स, फाइलिंग तो बढ़ी है। वित्त वर्ष 24 में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट दिए गए। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन उनका बाजार में इस्तेमाल मतलब व्यावसायीकरण वो बहुत कम है, और पेटेंट मिलने में भी वक्त लगता है, कभी-कभी 5 साल तक। फिर तो इनोवेशन का फायदा कैसे मिलेगा? वही तो। और आपने फंडिंग की गिरावट का जिक्र किया था, वो सच है। 2023 में VC फंडिंग 67% गिरी। खासकर शुरुआती स्टेज के या डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो रहा है। और छोटे शहरों में प्रोटोटाइप बनाने, टेस्टिंग करने की सुविधाओं की भी कमी है। और हाँ, विकास भी एक जैसा नहीं है। फिनटेक, एडटेक तो बढ़ रहे हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग या सेमीकंडक्टर जैसे जरूरी क्षेत्र अभी पीछे है। तो ये जो खाई है, ये कैसे भरेगी? ये सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो तालमेल है, उसे और मजबूत कैसे किया जा सकता है? सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं लगता। आपने सही कहा, सिर्फ योजनाओं से काम नहीं चलेगा, तालमेल ही कुंजी है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे AI, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी जैसे जो भविष्य के क्षेत्र हैं, उनमें साझा पब्लिक प्राइवेट इनोवेशन हब बनाए जाएं। कंपनियों को R&D में निवेश के लिए टैक्स छूट मिले, लेकिन सिर्फ निवेश पर नहीं बल्कि नतीजों के आधार पर। ये अच्छा पॉइंट है, आउटकम बेस्ड। हाँ, एकेडमिक संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच असली साझेदारी हो, मतलब साथ मिलके कोर्स डिजाइन करें, इंटर्नशिप्स को और बढ़ावा दें, ओपन इनोवेशन मॉडल्स को भी बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहां कंपनी और संस्थान अपने संसाधन या IP साझा कर सकें। और सरकारी खरीद? हाँ, सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्राथमिकता मिले, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी लचीली हो, तेज हो। और ये सब सिर्फ बड़े शहरों में ना हो? बिल्कुल नहीं, क्षेत्रीय क्लस्टर बनाने होंगे, खासकर छोटे शहरों में, और वहाँ टैलेंट डेवलपमेंट के लिए भी मिलके काम करना होगा, जैसे ब्लॉकचेन, डेटा साइंस में अपस्किलिंग। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है। भारत के जो नवाचार के लक्ष्य हैं, जैसे STP 2020 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, उन्हें हासिल करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों का साथ आना, ये कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। बिल्कुल, ये साझेदारी ही भारत को इनोवेशन के नक्शे पर मजबूती से स्थापित कर सकती है। सही कहा। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। जरूर। सिर्फ नीतियां बदलने से क्या होगा? सरकारी दफ्तरों और निजी कंपनियों के अंदर वो कौन सा सांस्कृतिक बदलाव लाना होगा जिससे वो मिलकर जोखिम उठाने और सच में कुछ नया करने से न डरें? मतलब एक रियल कोलैबोरेटिव स्पिरिट कैसे आएगी? बहुत ही जरूरी सवाल है ये। इस पर सोचना होगा। इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण UPSC की तैयारी या सामान्य जानकारी के लिए उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न या विचार हों तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। इससे हमें ऐसे प्रासंगिक विषयों पर बातचीत जारी रखने में मदद मिलती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहन विश्लेषण के साथ।